गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि चार्ज के बारे में क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम एक अपना अनुभव, एक स्टोरी से आपको कुछ बताना चाहते हैं। होता क्या था कि सपोज आप गांव में चले जाएं, गांव में आप चले जाइएगा और ये भी बोल सकते हैं कि हमारा बचपन और आपका बचपन, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। तो आपके बचपन, आप लोग बहुत कुछ अवेयर हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब थे क्लास 8, 9, 6 में या 10th में थे, तो बहुत चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते थे। बस बुकिस एक पढ़ते थे, लेकिन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं था। हमारे पास इतना आसानी से हम लोग इंटरनेट नहीं चला पाते थे, यूट्यूब नहीं रन कर पाते थे। अभी के बच्चे लोग सब कुछ कर पाते हैं। अब बताइए, उस समय एक जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उससे अगर आप जाके पूछेंगे कि भाई आसमान क्यों इतना आवाज, क्यों कड़ाक से कितना आवाज, क्यों थंडरिंग क्यों हो रहा है, तो शायद वो जवाब देता, गांव का बच्चा होता तो बोलता कि भगवान गुस्सा में है। ऐसा उसका जवाब आता। अगर उसको बोलते कि भाई ऐसे करके हम कॉम को बाल में ऐसे करके, सूखा ड्राई वेदर है, सूखा बाल में ऐसे करके हम उसको रब किए, और उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर को ले जाके रखे तो पीस ऑफ पेपर को वो खींचने लगा, तो वो क्या बोलता? भाई जादू, जादू हो गया। या कुछ बलून को आप रब कर लेते और एक कोक का हल्का वाला बोतल जो रहता है, उस बोतल को अगर आप रब करने के बाद बलून को सामने लेके आते तो वो आपकी तरफ दौड़ा चला आता, बोतल बिना टच किए वो आपकी तरफ खींचा चला जाता बलून की तरफ। ऐसा क्यों? अगर ऐसा कुछ गांव का बच्चा को सिखाते तो शायद वो बोलता भाई जादू, या तो कुछ भूत ऊत वगैरह कुछ आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब खेला चार्ज का है। ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज के बारे में सीखेंगे कि चार्ज होता क्या है, कैसे कोई एक बॉडी चार्ज हो जाता है, कैसे हमारा क्लाउड, कैसे वो बादल गरजता है, थंडरिंग का आवाज आता है जो हम लोग डर जाते हैं, क्यों ऐसे होता है, कैसे एक चेयर में एक बच्चा को बैठा के आम आदमी, पहले हम लोग शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान में बड़ा एक अच्छा कैरेक्टर था इलेक्ट्रिक मैन। वो इलेक्ट्रिक मैन जहां जहां जाता था सबको अपना इलेक्ट्रिसिटी से मार देता था। तो हम लोग भी आदमी को भी इलेक्ट्रिक मैन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक मैन कहने का मतलब कि उसको कोई टच करे तो उसको झटका लगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन झटका लगे। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए हमारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं चार्ज क्या है। तो ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्लाइड आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि ये दुनिया मैटर से बना हुआ, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसका शेप एंड साइज हो और साथ ही साथ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसी को तो हम मैटर बोलते हैं, है ना। तो हमारा ये भी जानते हैं कि हमारा जो मैटर है, जो हमारा मैटर है, जो हमारा मैटर है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बने हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। ये मॉलिक्यूल्स फिर हमारा एटम से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और ये एटम्स फर्दर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं एटम के, जो कि एटम में प्रेजेंट होते हैं। अब एक स्टोरी सुनिए। आपने सुना होगा कि जब हम ड्राई हेयर को कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, ठीक है, सपोज एक प्लास्टिक का ये कॉम है, एक प्लास्टिक का ये कॉम है हमारा, कुछ इस टाइप का कॉम है, ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक कॉम है।
जब इस प्लास्टिक कॉम को हम अपने ड्राई हेयर पे ऐसे करके कॉम्बिंग करते हैं तो वहां पे रबिंग होता है, फ्रिक्शन, रब होता है। तो रब होने से क्या होता है, एक बॉडी, यहां पे दो बॉडी है, एक हमारा हेयर है और दूसरा बॉडी हमारा प्लास्टिक का कॉम है। तो क्या होता है कि एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज हमारा यहां पे हेयर था, यहां पे हेयर था, ऐसे ये कुछ हेयर था, ठीक है, ये दोनों को हम रब किए। तो इसमें हम देखें कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखिए, समझिए, हम लोग जानते हैं कि एक एटम में, हम लोग ये बात जानते हैं कि एटम जो होता है इस पे जितना नंबर ऑफ प्रोटोन जितना भी होगा, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितना नंबर ऑफ प्रोटोन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटोन कितना होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटोन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। कहने का मतलब, और अच्छा ये भी बात है कि अगर हमसे कोई पूछे चार्ज प्रोटोन पे कितना होता है, तो चार्ज प्रोटोन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पे बताइए चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में सेम, ये प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम था, इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगर इस एटम का बात करें तो एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटोन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जितना प्लस चार्ज होगा, अगर मान लीजिए 8 प्रोटोन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो माइनस 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है एक एटम में। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना तो माइनस चार्ज है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं, इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं। अब जब ये एटम को, इस कॉम को इस हेयर पे रब करेंगे तो क्या होगा, कोई एक, सपोज कॉम का बात करें तो कॉम क्या होगा, अब इन दोनों का डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। ठीक है, ये भी समझते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, अब एक एटम का अगर हम बात करें, ये हमारा सपोज एटम है, ठीक है, यहां हमारा न्यूक्लियस है, यहां बहुत सारे शेल पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घूमते रहता है, ये बात आप लोग को पता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहां पे अपना घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सेल पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको ये अपने तरफ खींच के रखा होगा। क्या रखा होगा, खींच के रखा होगा। सिमिलरली अब हम दूसरा एटम का बात करते हैं, तो दूसरा एटम का अगर बात करें तो सपोज ये भी इसके बीचों बीच अपना एक न्यूक्लियस, ठीक है, इसका भी अपना एक शेल होगा, अपना सेल होगा, आउटर सेल, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, घूम रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां सपोज घूम रहे हैं। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो एज अ होल ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको भी ये अपने तरफ खींचेगा। अब ये होता क्या है
कि हो सकता है ये जो इसको इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है वो कम फोर्स से खींच रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं कि ये जो फोर्स जो यहां पे खींच, ये जो फोर्स इसको अपने तरफ ये जो खींच रहा है ये लेस है, कम है, और ये जो खींच रहा है ये मोर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ताकत से इसको खींच रहा है, मतलब ज्यादा ताकत से इसको ये खींच पा रहा अपने तरफ, ये थोड़ा सा कम ताकत, रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में ये कम ताकत से इसको खींच रहा है। अब क्या होगा जब ये दोनों को लेके आएंगे, तो ऐसा में क्या बोलेंगे कि अगर ये ये ज्यादा ताकत से खींच रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का हायर वर्क फंक्शन पे। कहने का मतलब क्या, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोस्ती बड़ा मजबूत है कंपेयर टू इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन का दोस्ती थोड़ा मजबूत है, ये थोड़ा कमजोर, फ्रेंडशिप इन लोग का स्ट्रांग नहीं है। तो कल तो बोलेंगे कि अगर इसका फ्रेंडशिप स्ट्रांग है मतलब कि ये हायर वर्क फंक्शन पे है। इन लोगों का फ्रेंडशिप बोले तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो इसको बोलेंगे लोअर वर्क फंक्शन पे, लोअर वर्क फंक्शन पे। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या होगा, अब ये दोनों एटम को लाके रब किए, ठीक है, दोनों एटम को लाके हम क्या किए, रब किए, तो इसको रब कर रहे हैं। तो रब करेंगे तो क्या होगा, जो लोअर वर्क फंक्शन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि कम फोर्स से अट्रैक्टेड है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये जंप करके, ये यहां से जंप करके इस एटम पे जाना चाहेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहां जाना चाहेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके जंप करके यहां जाना चाहेगा। अब बताइए, पहले अगर मान लीजिए इसमें 8 प्रोटॉन थे, 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे। पहले क्या था, सपोज यहां मान लिए कि ये 8 प्रोटॉन था और यहां 8 इलेक्ट्रॉन था, और यहां हम मान लेते हैं सपोज 5 प्रोटॉन था और 5 इलेक्ट्रॉन था, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। 8 प्रोटॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन था, यहां पे 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन था, ये मान लिया। अब क्या होगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लोअर वर्क फंक्शन पे था और रब करने से ये हमारा वहां जंप कर गया, तो अगर यहां जंप कर गया एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें से तो एक माइनस हो गया ना, तो अब इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया, तो उसमें कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां हम लिख देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बचे इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 8, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर बात करें तो पहले 5 प्रोटॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके चला गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब इसमें कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। अब इसके पास कितना हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, 5, ठीक है। तो अगर अगर पूछे तो देखिए, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था जब उसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हुआ, इसका न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। अब कैसे डिस्टर्ब हो गया, तो देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, मतलब कि अब इसके पास 8 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एज अ होल एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसमें। मतलब कि अगर चार्ज का बात करें तो देखिए 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 प्लस में चार्ज है कुलम, और माइनस में कितना है, -7 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कुलम। तो एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया ना, और वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली वाला। तो एज अ होल
अब ये इसका न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया, और अगर हमसे कोई पूछे कि इस पे एज अ होल नेट चार्ज कितना होगा, तो 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और प्रोटॉन हमेशा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये हमारा कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये एटम हमारा कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब कहानी इस पे आइए। तो देखिए 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए प्रोटॉन की संख्या कम और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। तो अब अगर हमसे कोई पूछे इस पे कि कैसा चार्ज हो गया, तो क्या बोलेंगे? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब कि कोई बॉडी का न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दिया जाए, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो वो एटम हमारा चार्ज हो जाता है। कोई भी एटम का न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दे, और डिस्टर्ब मतलब क्या? उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिफरेंस ले आए इस पे, तो वो एटम हमारा चार्ज हो जाता है। कुछ यही चीज यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे ही हम कोई ड्राई हेयर पे कॉम्बिंग करते हैं प्लास्टिक कॉम से, तो प्लास्टिक कॉम से जब इसको कॉम्बिंग किए, तो ये कॉम हमारा चार्ज हो गया। चाहे हो सकता है इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया होगा, मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, हम बोलेंगे कि ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज हो गया। अब इस सपोज ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो कॉम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहां पे दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं? एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, छोटा छोटा पेपर ऐसा। जब ये कॉम को हम यहां लेके आएंगे, जब ये कॉम को हम यहां लेके आएंगे, तो देखेंगे क्या कि जब ये कॉम को हम यहां लेके आए, तो क्या देखें? जब ये कॉम को हम यहां लेके आए, ये कॉम को हम यहां लेके आए, तो हम क्या देखें कि ये जो पेजेस है वो जाके यहां अट्रैक्ट होके चिपकने लगा, ये ऐसा चिपकने लगा। ऐसा हम देखते हैं, यही ना देखते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ? ये हमारा पेजेस ऊपर जाके चिपक गया। ये एक फेनोमेनन देखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चार्ज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चार्ज था। तो कोई भी चार्ज एटम को या चार्ज बॉडी को किसी भी न्यूट्रल चीज के सामने लेके आएंगे, तो वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कोई स्केल को लेके आते हैं, और स्केल को भी अपने हेयर पे अगर आप रब कीजिए, उसके बाद कोई डस्ट के सामने लेके आइए, तो डस्ट उस पर चिपकने लगता है। क्यों? क्योंकि रब किए तो स्केल हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हुआ हो, या हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हुआ है, लेकिन चार्ज तो हुआ होगा ना। और कभी भी चार्ज बॉडी को लेके आए, चार्ज बॉडी को किसी भी डस्ट के सामने लेके आए या पीस ऑफ पेपर के सामने लेके आए, तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल होता है कि सर अगर ये प्लास्टिक का ना बना रहे, ये मेटल का बना रहे, ये कॉम जो है वो हमारा प्लास्टिक का ना बना हो, ये मेटल का बना हो, ये मेटल का बना हुआ मेटल कॉम। अब बताइए, इसको जब पीस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? प्लास्टिक वाला तो अट्रैक्ट किया, प्लास्टिक वाला अट्रैक्ट किया, क्या मेटल वाला अट्रैक्ट करेगा? आंसर इज नो। अब पूछिए क्यों?
देखिए होता क्या है, ये तो प्लास्टिक कॉम है, ये तो एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर पे जब भी इसको हम रब किए तो चार्ज हमारा यहीं रहा, चार्ज हमारा यहीं रहा, चार्ज मूव नहीं करेगा। लेकिन जब हम कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल का है तो ये तो कंडक्टर है ना, ये तो कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर को लेके हम अपना कॉम्बिंग किए तो देखिए यहां जो भी चार्ज होगा, यहां जो भी चार्ज होगा वो चार्ज, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम तो कॉम्बिंग कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी भी तो गुड कंडक्टर है ना, वो भी तो कंडक्ट करता है। तो जो भी चार्ज इस कॉम में आया, इस कॉम में जो भी चार्ज आया, क्योंकि कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे चार्ज वहीं का वहीं रहता है, मूव नहीं करता है, लेकिन कंडक्टर पे चार्ज मूव करने लगता है। तो मूव करने लगा तो मेरे थ्रू होते हुए, बॉडी के होते हुए थ्रू ये अर्थ पे चला जाएगा। तो एज अ होल इस पे फिर से कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, चार्ज हो रहा है लेकिन वो मेरे थ्रू अर्थ पे चला जा रहा है, धरती माता उनको अपने तरफ ले जा रही है। तो एज अ होल क्या हुआ, इस पे कोई चार्ज ही नहीं अपियर होगा, और जब कोई चार्ज अपियर नहीं होगा तो इसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके आइएगा तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान पे रखना है। तो ये रहा एक छोटा सा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम जाएं तो दूसरा एग्जाम्पल पे क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक चेयर पे ले लीजिए, एक लड़का को बैठा दीजिए चेयर पे, और पीछे से टॉवल से उसको मारिए, टॉवल से मारिए मारिए मारिए। 2 मिनट मारने के बाद कोई बच्चा को उसको बोलिए कि टच करो। जब वो बच्चा उसको टच करने जाएगा तो उसको शॉक लगेगा, रात में तो आपको एकदम चिंगारी टाइप का दिखेगा, आवाज भी करेगा चट सा, है ना। तो ये भी क्यों, क्योंकि जब उस बच्चा, जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसको जब हम टॉवल से मार रहे थे तो फ्रिक्शन, रबिंग हो रहा था, वहां पे फ्रिक्शन हो रहा था। उस फ्रिक्शन के वजह से वो बॉडी, वो जो इंसान था वो चार्ज हो गया था। अब चार्ज हो गया था, अब उसको कोई अगर बॉडी, कोई दूसरा आदमी उसको छुएगा तो जो उस पे जो एक्सेस चार्जेस अपीयर हुए हैं, वो जो बंदा उसको टच करेगा उसके बॉडी में वो डिस्चार्ज होगा, और जब भी ऐसा होगा तो वो एक शॉक फील करेगा, उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, करंट टाइप का लगेगा, और वहां चिंगारी टाइप का दिखता है। बशर्ते एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बंदा को आप कुर्सी पे बैठाए हो और वो बच्चा का पैर धरती माता पे टच किया हुआ। अगर धरती माता पे टच किया हुआ होगा तो जो भी रबिंग के वजह से इस बच्चा के बॉडी के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा, वो क्योंकि कंडक्टर होता है, ह्यूमन बॉडी कंडक्ट करता है, तो वो धरती माता के अंदर चला जाएगा, वो चार्ज वहां चला जाएगा। तब फिर कोई आदमी उसको टच करेगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा घर पे, आज रात पे या कभी भी मौका मिले तो कुर्सी के ऊपर एक बच्चा को बैठा लीजिए प्लास्टिक का चेयर पे, और पीछे टॉवल से मारिए। 2 मिनट मारने के बाद उसको टच कीजिए। आप दोबारा टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको शॉक लगेगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा कि उसका पैर धरती माता पे टच ना करता हो, क्योंकि धरती माता पे टच करता होगा तो सभी चार्ज डिस्चार्ज हो जाएंगे धरती माता पे, और आप टच कीजिएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये भी एक कहानी था, ये भी कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल रोजमर्रा का जिंदगी में देख सकते हैं कि बादल का गरजना, जो लाइटनिंग होता है, वो क्यों होता है, तो उसके पीछे भी समझिए वो क्या होता है। देखिए होता क्या है, होता क्या है, जब हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में, जब सूर्यदेव बहुत ज्यादा प्रश्न खुश रहते हैं तो हमारा ऊपर से हॉट एयर अपने साथ वाटर मॉइस्चर लेके ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एयर का डेंसिटी कम हो जाता है। तो एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये बात भी सच है कि हर एक 165 मीटर 165 मीटर अगर अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का
फॉल होता है टेम्परेचर पे, फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि जब सूर्य भगवान बहुत ज्यादा खुश हो गए, मतलब गर्मी है बहुत ज्यादा, तो जो भी एयर होगा सरफेस ऑफ अर्थ में, जो भी एयर होगा वो गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होता है तो ये ऊपर ऊपर जाना चाहता है क्योंकि ये हल्का हो जाता है। और ये जब ऊपर जाता है तो अपने साथ वाटर वेपर्स को भी लेके जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर हर एक 165 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो यहां जो टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको कम मिलता है, ठीक है। ऊपर में हर एक 165 मीटर के ऊपर पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फॉल होता है। तो ये जब बहुत ऊपर चला जाता है तो धीरे 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 इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और जब ये बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है, यहां पे हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर जैसे जैसे ये ठंडा होता है हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और ज्यादा टेम्परेचर फॉल होने के बाद क्या होता है कि यहां जो वाटर वेपर्स थे वो आइस बन जाते हैं, छोटे छोटे आइस बन जाते हैं, छोटे छोटे आइस बन जाते हैं। क्लियर है, ये छोटे छोटे आइस बन जाते हैं। अब ये आइस आपस में रबिंग होते हैं, फ्रिक्शन होता है। तो जब ये आपस में रब करते हैं, आपस में जब रबिंग होता है तो क्या होता है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं और नीचे नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं। ऊपर में पॉजिटिव, क्योंकि रबिंग करने से हम लोगों ने सीखा कि जब भी दो एटम रब करते हैं तो एक कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो गेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्लाउड के नीचे हमारा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और क्लाउड के ऊपर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे आपको पता है कि अर्थ भी तो बहुत सारे एटम्स हैं, अर्थ में भी तो उसमें भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिएगा कि जब कभी हवा बहता है, जब बारिश वारिश होने लगता है तो क्या देखते हैं, बहुत जोर जोर से हवा भी बहता है। तो जब बहुत जोर जोर से हवा बहेगा तो ये हवा और सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच में भी तो फ्रिक्शन होगा। अब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, मतलब उन दोनों के बीच में रबिंग होगा, तो वहां पे भी तो चार्ज अपीयर हो जाएंगे, अब ये तो नेगेटिव है, यहां तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव यहां पे क्या करेगा कि यहां पे भी प्लस और माइनस होंगे, लेकिन ऊपर का सरफेस पे देखिएगा ये प्लस अपीयर होना चाहिए। ऊपर का सरफेस पे प्लस वाला जो भी हवा बहने से जो भी रब हुआ और रब के वजह से जो प्लस और माइनस डेवलप हुए, तो क्योंकि ये माइनस है तो वो यहां का माइनस को इधर भेज देगा कि तुम नीचे जाओ, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करता है। एक पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब अनलाइक चार्जेस है तो दोस्त, लाइक चार्जेस है तो दुश्मन, अनलाइक चार्जेस है तो दोस्त, और लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब कि दुश्मन। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये चाहेगा कि हमारे पास दोस्त मेरे करीब आए, तो ये पॉजिटिव को यहां अपीयर हो जाएगा और नेगेटिव इधर भाग जाएगा। फिर धीरे धीरे यही माइनस और प्लस ये जो चार्ज होता है वो यहां पे मूव करता है, डिस्चार्ज होने लगता है। एक समय आएगा कि जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तो अभी एयर है,
एयर इन दोनों को मिलने नहीं देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये माइनस माइनस बहुत ज्यादा हो गया और ये प्लस प्लस बहुत ज्यादा हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो रुकावट है उसको ये लोग ओवरकम कर देगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जब डिस्चार्ज होगा तो आपको पता है जब कुर्सी पे आदमी चार्ज हो गया था और कोई दूसरा आदमी उसको टच किया तो उसका चार्ज उसके बॉडी में डिस्चार्ज हुआ, तो वहां पे भी शॉक लगा। तो वो तो बहुत कम करंट था, ये तो बहुत हैवी। जब यहां से ये डिस्चार्ज होता है तो उसी समय आपको थंडरिंग, लाइटनिंग ऐसे करके दिखता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये भगवान गुस्सा नहीं थे, ये क्या हो रहा था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी को ही अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? क्या न्यूट्रल एटम को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा कोई बॉडी है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और यहां पे हमारा एक ये चार्ज्ड बॉडी है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल एटम के पास एक चार्ज एटम को लेके आए तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें भी तो प्लस माइनस है ना, क्योंकि एक ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी प्रोटॉन्स है। लेकिन जब ये चार्ज चीज को यहां पे लेके आए, चार्ज एटम को, तो ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन को बोलेगा भाई हम लोग दो बिरादरी के लोग एक जगह तो नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो ये बोलेगा पॉजिटिव को कि भाई तू जा, भाग उधर, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन माइनस वाला को बोलेगा भाई हम लोग तो दोस्ती करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। नेगेटिव को बोलेगा, देखिए कुछ ज्यादा बना दी, 1 2 3 4 5 6 प्लस यहां पे भी कर देते हैं। थोड़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन बस जानिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितना इधर नेगेटिव आ जाएगा उतना उधर पॉजिटिव भाग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये तो हम जानते ही हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, और डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन घटता है। जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ेंगे कुलम्स लॉ में, देखेंगे कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर का। तो बताइए, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा, तो ये फोर्स जो होगा वो लेस वैल्यू का होगा, लेस मैग्नीट्यूड का होगा। लेकिन ये जो फोर्स होगा ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो ज्यादा से खींचेंगे और थोड़ा कम से धक्का देंगे, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, खिंचाओ। क्योंकि ज्यादा से खींच रहे हैं, 5 न्यूटन से सपोज खींच रहे हैं और 3 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन अभी भी है जो कि इस और लगेगा। मतलब कि ये बॉडी जो होगा वो फाइनली ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज है
तब भी एक न्यूट्रल बॉडी को ये अट्रैक्ट किया अपने तरफ। अब सवाल उठता है कि सर अगर इसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल के पास लेके आए, न्यूट्रल एटम के पास, तो क्या होगा? तो वो भी देखते हैं। तो अगर हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इसको फिर से हम क्या किए, एक न्यूट्रल एटम के पास लेके आए, न्यूट्रल एटम के पास, न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव अपना दोस्ती करने के लिए इसका जो पॉजिटिव वाला है उसको बोलेगा भाई इधर आ जाता हूं, यहां पे उसको ले आएगा, और नेगेटिव को बोलेगा भाई तू दूर जा, यही बोलेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन, लाइक चार्जेस, और बताइए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज्यादा जोर से खींचेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो खींचना, अट्रैक्शन करना वो ज्यादा मैग्नीट्यूड से खींचेगा और रिपेल थोड़ा कम से करेगा। तो यहां पे भी फाइनली क्या होगा, अट्रैक्शन। फाइनली बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि चाहे एटम पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, अगर उसको कुछ एक न्यूट्रल एटम के पास लेके चले जाएं तो दोनों केस में वो न्यूट्रल एटम पे अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ था हमारा बेसिक जो चार्ज के बारे में बताया गया। अच्छा, एक और चीज है कि क्या ये जितने भी चार्ज हो रहे थे, कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था, कोई एटम नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, क्या वो आपके नेकेड आई से दिख रहे थे? जो भी एटम पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, कंघा को जब हम अपने ड्राई हेयर पे कॉम्बिंग किए तो वो चार्ज हो गया प्लास्टिक कंघा, और उसको जब पीस ऑफ पेपर से लेके गए तो वो अट्रैक्ट किया, तो क्या उस पे दिखा कि उस पे पॉजिटिवली चार्ज हुआ या नेगेटिवली चार्ज हुआ? ये तो नहीं दिखता है ना। क्लाउड में क्या दिखता है आपको, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज? नहीं। तो इससे समझ में आता है कि चार्ज इज इनविजिबल। चार्ज आपको नहीं दिखेगा, चार्ज इज इनविजिबल। चार्ज आप चाहेंगे कि आप देखेंगे तो आपको चार्ज नहीं दिखेगा, चार्ज इज इनविजिबल। लेकिन 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 क्या चार्ज के पास मास होता है? यस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन अगर कोई पूछे, मास ऑफ प्रोटॉन अगर कोई पूछे तो इसका मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता, बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। ये सब लगभग है, अप्रॉक्स है ना, एग्जैक्ट नहीं है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन भी देख लिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देख लिए। ठीक है, आगे अपना डिस्कशन को देखते हैं। ठीक है, अब एक सवाल उठता है
कि सर जब हम रब करते हैं तो एटम से क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कि प्रोटॉन, क्या मूव करेगा कि न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आंसर इज हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में नोट डाउन कर देते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर ठीक है, अनदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ कुछ जो बेसिक्स था चार्ज के बारे में। तो ये अब आगे हम लोग अपना डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब हमको लगता है कि हम इस चैप्टर पे अब एंटर कर सकते हैं। ये बेसिक्स था, ये जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है। इसमें हमको हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये सब टॉपिक है जो हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम लोग सीखेंगे हमारे इस लेक्चर नहीं, आगे जो भी कंटिन्यू जो लेक्चर्स होंगे इसमें भी कुछ कुछ सीखेंगे, और आगे अपना लेक्चर को जब बढ़ाएंगे तो फाइनली ये टॉपिक हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है, कोई भी मैटर का, देखिए मैटर का ही अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना एक गुण है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे चार्ज्ड बॉडी के सामने रखेंगे, कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को अगर हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के सामने रखेंगे तो ये दोनों अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज को एक सामने रखें तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा। और साथ ही साथ ये भी हम लोग डिस्कस किए कि जब हम कोई बच्चा को या कोई बंदा को जब हम चेयर पे बैठाएं और जब उसको चार्ज कर दिए, जब उसको बॉडी को टच किए तो चार्ज डिस्चार्ज हुआ और हमको शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक जैसा शॉक लगता है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ही हमको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसे होता है, बिना चार्ज का आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना चार्ज का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है तभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी भी सर्किट पे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें करंट, अगर मान लीजिए इसमें कोई कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर है तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज यहां पे अपीयर हो जाएगा और ये नेगेटिव यहां पे अपीयर कर देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वहां पे अपीयर हो गया और ये नेगेटिव वहां पे अपीयर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है ऐसा, और माइनस चार्ज पे अंदर की ओर आता है। तो अगर हमको कोई पूछे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसका जो ये पूंछ होता है, ये जो पूंछ होता है ये पॉजिटिव होता है, और इसका जो माथा होता है वो नेगेटिव होता है, हेड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये जो बॉडी है, इसमें तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के तरफ खिंचाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस, भाई भाई दोस्त दोस्त, और जो प्रोटॉन होंगे वो इधर भाग जाएगा, उधर। ये माइनस वाला प्रोटॉन को खींचेगा और ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे, हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे मूव करने लगेगा, कुछ इस टाइप से मूव करने लगा इधर की ओर, और प्रोटॉन हमारा उधर मूव करने लगेगा। तो जब ऐसा होगा, जब चार्ज हमारा मूव करने लगेगा, उसी समय हमारा करंट आएगा। तो बिना मूव, अगर चार्ज को बिना अगर मूव नहीं कर रहा तो करंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके ऑपोजिट में करंट हमारा मूव करता है। ठीक है। तो चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है, वो चार्ज अगर नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। साथ ही साथ अगर बात करें मैग्नेटिक का, तो मैग्नेटिक भी देखिए, एक ऑरेस्टेड करके एक फिजिशियन थे, एक ऑरेस्टेड करके एक फिजिशियन थे, वो क्या किए कि एक ओपन वायर लिए ऐसा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। इस पे करंट फ्लो कर रहा है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब वो क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए। क्या लिए? मैग्नेटिक। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑरेस्टेड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था ये। ठीक है। ये क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल को लेके आए। मैग्नेटिक नीडल का काम क्या है? तो मैग्नेटिक नीडल का काम होता है कि कहीं पे यदि मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका जो निडल है, इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक निडल का जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब ये सर्किट को जब ये स्विच ऑन किए, मतलब करंट जब फ्लो करने लगा, उसके बाद ये मैग्नेटिक निडल को यहां पे लेके आए, यहां पे मैग्नेटिक निडल को लेके आए, तो देखिए अरे भाई ये निडल तो डिफ्लेक्शन करने लगा। तो ये निडल डिफ्लेक्शन करने लगा मतलब कि जरूर इस वायर के बगल पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया होगा। अग्री। सिमिलरली इस जब निडल को इधर लेके आए तब भी वो निडल डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब वो कंक्लूड किए कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर हो तो वो अपने तरफ, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है, और कभी भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड में अगर आप लेके आइएगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब ये मैग्नेटिक मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड पे लेके आएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां से नहीं दिखा, क्योंकि ये करंट आया, लेकिन इसका जन्मदाता कौन? चार्ज ही ना जन्मदाता, क्योंकि चार्ज मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया होगा, तभी तो करंट आया। और जब भी अगर चार्ज मूव किया तो करंट आया, और उसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज जब मूव किया तभी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया। तो चार्ज ही एक वो है जो मैटर का प्रॉपर्टी जो कि प्रोड्यूसेस, और जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर पाते हैं। ठीक है। तो ये लाइन है। अब दुनिया में दो ही तरह का चार्ज होता है, दुनिया में दो ही तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंट है। एक सिल्क नाइलॉन का क्लॉथ लेके आइए और एक ग्लास रॉड लेके आइए, दोनों को ऐसे करके रब कीजिए और दोनों को अलग अलग रख दीजिए।
है ना, मतलब ग्लास रॉड को लेके आए और सिल्क क्लॉथ को लेके आए, दोनों को रब किए और दोनों को साइड कर दिए। अगर रब किए, हो सकता है एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा और एक नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क, हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, लेकिन हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो आया होगा। सिमिलरली जब दूसरा ग्लास को लेके आए, दूसरा ग्लास रॉड को लेके आए और दूसरा सिल्क क्लॉथ को लाए, उसको भी आपस में रब किए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब ये दोनों को वापस लेके आए, साथ में मिलाए, तो एक दूसरे को ये दोनों रिपेल करने लगा और ये दूसरे भी एक दूसरे को रिपेल करने लगा। इसका ये ही, इसी से हमको समझ में आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहीं से समझ में आता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर ये दोनों को सामने लेके आए, ये दोनों को सामने लेके आए, तो ये दोनों क्या कर रहा था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहीं से हमको समझ में आया कि अनलाइक चार्जेस प्लस और माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो खैर बस इतना जानिए, ये भी हम लोग आगे देखेंगे फर्दर डिस्कशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा समझ में आ गया, और दो ही तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आ जाइए कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग कुल्लम बोलते हैं। इसका अगर हम चार्ज का एसआई यूनिट अगर बात करें, तो एसआई यूनिट क्या है, कुल्लम, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, कुल्लम। और अगर इसका कोई पूछे सीजीएस यूनिट क्या है, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6, या प्रोटॉन ले लेते हैं, एक प्रोटॉन पे हम लोग जानते हैं एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुल्लम, ये पता है हम लोग को। अगर ये तो एसआई यूनिट में, अगर कोई पूछे सीजीएस यूनिट में बताइए, तो सीजीएस यूनिट में कितना होता है, 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ईएसयू, ईएसयू कितना होता है, ईएसयू थोड़ा ई स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होता है, ईएसयू। एसआई यूनिट में इतना और सीजीएस यूनिट में इतना, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे 1 कुल्लम इज इक्वल्स टू कितना ईएसयू, तो लिख सकते हैं क्या, 1 कुल्लम इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, यहां से यूनिटरी मेथड लगा दिए तो नीचे 10 का पावर माइनस 19 ईएसयू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू। तो 1 कुल्लम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए यहां से ईएसयू को स्टैट कुल्लम भी बोला जाता है, ईएसयू को स्टैट कुल्लम भी बोला जाता है। अगला यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, भी इसका होता है, एसआई यूनिट में कुल्लम, सीजीएस में ईएसयू, तीसरा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी इसका एक यूनिट है। और 1 ईएमयू जो होता है वो 10 कुल्लम के बराबर होता है। 1 ईएमयू किसके बराबर होता है, 10 कुल्लम के बराबर होता है। और 1 कुल्लम इतना ईएसयू के बराबर होता है। तो बताइए 1 ईएमयू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 कुल्लम में 3 इंटू 10 का पावर 9, 1 कुल्लम में कितना, 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर 10 ईएसयू भी बोल सकते हैं। तो 1 ईएमयू इज इक्वल्स टू ये 1 ईएमयू इज इक्वल्स टू ये 1 ईएमयू इक्वल्स टू 10 कुल्लम, और 1 कुल्लम इज इक्वल्स टू
ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही कहानी था इस स्लाइड का। अगला स्लाइड देखते हैं। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छा ठीक है, इसको चलिए अगला हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखें, एक्सपीरियंसेस, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पता है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिस्कशन हो चुका। दूसरा देखिए प्रॉपर्टी, इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंटेनिंग एज मेनी इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सही बात है, देख चुके हम लोग। अगला देखिए, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। सही बात है, देख चुके कि जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होते हैं एटम में, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो एटम चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, सेम चार्जेस एक दूसरे से भाग रहा है, रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस, सेम इलेक्ट्रिकल साइन, रिपेल ईच अदर। सही बात है। और ऑपोजिट अगर रहा, अनलाइक चार्जेस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वही हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला देखें, ठीक है। अगला देखिए, एक चार्ज्ड बॉडी जो होता है वो न्यूट्रल बॉडी को, चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल बॉडी। सही बात है, करता है। चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, बट इट ऑलवेज रिपेल्स सिमिलर चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, हमेशा सिमिलर चार्ज्ड बॉडी को रिपेल करेगा, लेकिन एक न्यूट्रल एटम को अट्रैक्ट करेगा, और साथ ही साथ अनलाइक चार्ज वाला बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वांटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एटम से दूसरे एटम पे, एटम 1 से दूसरे एटम 2 पे जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा, तो ऐसे नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ऐसा नहीं कि 4.5 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। जब भी ये जंप करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल पे जंप करेगा, या तो एनी, कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन होगा। आधा अधूरा फ्रैक्शन में चार्ज कभी भी एक एटम से दूसरे एटम पे जंप नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे भाई एक एटम से दूसरे एटम पे 2.5 इलेक्ट्रॉन जंप किए, गलत बोल रहा वो, या तो 2 जंप करेगा या तो 3 जंप करेगा, ठीक है। तो वही बोला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरा देखिए, ट्रांसफरेबल। अच्छा, ये चार्ज इज इनविजिबल, चार्ज इज इनविजिबल, देख नहीं सकते हैं ना, ये भी इनविजिबल है। तीसरा देखिए, ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज के पास मास होता है, हमने देखा इलेक्ट्रॉन के पास मास था ना 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, प्रोटॉन के पास मास था ना 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। तो चार्ज मतलब कि मास है उसमें। लेकिन इसका उल्टा अगर कोई पूछे कि मास है तो क्या चार्ज होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ऑपोजिट इज नॉट ट्रू, मास है तो चार्ज होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास होगा, ये जरूरी है, ठीक है। ठीक है, कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे हमारा 5 इलेक्ट्रॉन था, यहां हमारा 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 प्रोटॉन था, और यहां पे सपोज 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 प्रोटॉन था, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर गया, यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो अब ये तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, अब प्रोटॉन 4 ही है, और यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ तो अब 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। लेकिन अगर पूरा हमसे सिस्टम में अगर पूछे कि ये सिस्टम में क्या है, तो सिस्टम में पहले 5 इलेक्ट्रॉन और 4, 9 इलेक्ट्रॉन थे। बिफोर चार्जिंग 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 प्रोटॉन थे। देखिए 5 और 4 9। जब इसको हम एक दूसरे से रब किए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, तो आफ्टर चार्जिंग क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, और 5 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन
और 4 प्रोटॉन, तो 9 प्रोटॉन है। तो देखिए पहले जितना था अभी भी उतना है। तो यही बोल रहा है कि चार्ज हमारा जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, चार्ज हमारा कंजर्व होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ठीक है, ये वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये तो बताया ही गया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई भी चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उससे चार्ज से निकलता हुआ दिखता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इसका इलाका, इस इलाका में कोई भी चार्ज को लेके आएंगे आप, या फिर न्यूट्रल एटम को लेकर, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को आप यहां इसके इलाका पे लेके आएंगे तो इसको वो धक्का देगा, मतलब उसको फोर्स फील कराएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज को यहां से लेके आप यहां आते हैं तो उसको अपने तरफ खींच लेगा। सिमिलरली न्यूट्रल को लेके आते हैं, न्यूट्रल को, तो भी वो अपने तरफ खींच लेगा। ये हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो कोई भी एक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट कर लेता है। ठीक है, सिमिलरली जब ये चार्ज मूव करने लगता है, सिमिलर अगर देखिए पॉजिटिव है तो ये, अगर नेगेटिव होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता, और ये कहां से आते हैं, इंफिनिटी से आते हैं, और ये कहां पे जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, अब आता है कि ये जब चार्ज रेस्ट पे था, वेलोसिटी 0 था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। जब इस चार्ज को मोशन पे ले आएंगे, लेके आएंगे, तो मोशन पे लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि चार्ज जब भी मोशन पे आता है तो क्या देता है, करंट देता है। तो करंट देता है, और जब भी करंट फ्लो करता है, तो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो करंट मिलता है, और कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब हुआ कि जब ये रेस्ट पे था, जब वेलोसिटी 0 था, मतलब चार्ज रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये मोशन पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी अब प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कांस्टेंट से जा रहा तब। लेकिन अगर हम चार्ज को वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कराएं, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करा रहे, कैसा वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी से, मतलब कि वेलोसिटी चेंज करेगा, तब बोलता है कि तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। जब भी चार्ज को आप वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, यही कहना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है 12th में, फिर भी हल्का हम बता देते हैं कि जैसे देखिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारा चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा। सिमिलरली वेलोसिटी चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज, और अगर कांस्टेंट रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज नहीं होता। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे साहब ने बताया, उनका लॉ था, वो बोले कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर से रिपीट, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज वेरिएबल स्पीड से घूमता है, वेरिएबल वेलोसिटी से जाता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ऑसिलेट करते रहते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि आज अगर ये चीज नहीं होता तो आज हमारा जो भी मोबाइल से जो हम बात कर लेते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से है ना। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट था, हमारा रिसर्च था। तो बस ये ध्यान में रखिए कि जब भी चार्ज वेरिएबल स्पीड से जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना भी है, फिलहाल ये है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और जो भी पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। आज हमारा ये पहला क्लास था, आगे और भी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और भी लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।